हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एज एन एलेगरी। सो एलेगरी क्या होती है और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किस तरह एक एलेगरी है वो हम देखेंगे। सो एलेगरी पार्ट जब हम डिफ़ाइन करें इसको तो ये वो टेक्निक है जिसमें राइटर एक से ज़्यादा मीनिंग कन्वे करता है। एक तो लिटरल मीनिंग हो गया एंड अपार्ट फ्रॉम लिटरल मीनिंग देयर आर अदर मीनिंग्स एज वेल। दूसरे बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली इस टेक्निक के अंदर सिंबॉलिज्म अदर सिंबॉलिक मीनिंग हो सकते हैं। सो यू कैन कैन टेक मैनी मीनिंग्स फ्रॉम द सेम थिंग। सो इसी टेक्निक को एलिगरी कहा जाता है एंड लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक परफेक्ट एग्जांपल है एलिगरी की, और ये टेक्निक यूज़ किया है विलियम गोल्डिंग ने। सो बिगिन विद द टाइटल से ही एलेगरी का हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। बिकॉज द टाइटल हैज़ टू इम्प्लीकेशंस, या दो मीनिंग यहाँ से ले सकते हैं। एक तो फिज़िकल मीनिंग या लिटरल मीनिंग जो रिफ़र करता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, यानी उस पिगी के हेड को जो नोवेल के अंदर वो वहाँ पे स्पेयर पे वो रख लेते हैं एंड देन फ्लाइज उसके ऊपर बैठ जाती है। एक तो वो हो गया। एंड देन सिंबॉलिक मीनिंग लेवल पे हम देखें या रिलीजियस कॉनोटेशन, रिलीजियस मीनिंग के लिहाज से देखें तो इट रिफर्स टू बिल्ज़ेबub। बिल्ज़ेबub जो कि सैटन का दोस्त है, जो रिफ्लेक्ट करता है इविल को, राइट। सो सिंबलिज्म या यू कैन से एलिगरी टाइटल से ही रिफ्लेक्ट होता है। एंड नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द एलिगरी काइंड ऑफ एलिगरी। कौन कौन से काइंड ऑफ एलिगरी नोवेल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। So this novel is an allegory which shows the clash between democratic utopian versus fascist violence. So again political allegory के अंदर हम ये देखेंगे, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कौन से करेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या एलेगरी हमारे सामने आता है। एलिगोरिकल आस्पेक्ट इज़ अचीव इन टर्म्स ऑफ किस तरह अचीव किया है और उनका पर्पस क्या है। एलिगरी यूज़ करने का ये पर्पस है डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग कन्वे करना सिंबलिज्म के थ्रू, और मैसेज कन्वे करना, इम्पार्ट करना। सो एलिगोरिकल एस्पेक्ट इज़ अचीव किस तरह उसने अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्म में, कैरेक्टर्स की पोर्ट्रेयल, उनके नेम में भी मीनिंग है, एंड नैरेटिव मेथड के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू और themes के through. And so begin with the kind of allegory जो इस नॉवल के अंदर हमें देखने को मिलेगा। पहला है जी पॉलिटिकल एलिगरी, कि पॉलिटिक्स से किस तरह रिलेट है। सो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट होता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इट्स एन एलिगरी ऑफ बायोपॉलिटिकल एंड पोस्ट political society that elevates सिक्योरिटी थ्रेड्स या इससे रिलेटेड सोशो पोलिटिकल कंडीशंस उस एरा के रिफ्लेक्ट करता है। एज बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट से ही हमें पता चलता है कि एक न्यूक्लियर वार चल रहा था जिसके नतीजे में प्लेन क्रश हुआ। सो पॉलिटिक्स उस टाइम के पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट करता है, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो करेक्टर्स के करेक्टरिस्टिक्स में है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ उनके थ्रू हम देखेंगे। टू बाइनरी अपोजिट्स के थ्रू, राल्फ और जैक के थ्रू। राल्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, ही रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेसी, यानी पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो ही रिप्रेजेंट सिविलाइजेशन, ही रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेसी, ही स्टैंड्स फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन या इन आई डू नॉट नो। सो पार्ट ऑफ अ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ पे पीपल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और हारमोनी को मेंटेन करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम जैक के करेक्टर को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ही रिप्रेजेंट्स सवेजरी, ही रिप्रेजेंट फासिज्म या डिक्टेटरशिप। ठीक है, इज़ अ काइंड ऑफ अ डिक्टेटर जो ग्रीड फॉर पावर और ख़ुद को मैनिपुलेट करता है। सो इस तरह पॉलिटिकल एलिगरी हमें देखने को मिलेगा।
democracy versus dictatorship. एंड अगेन किलिंग, जैक की जो किलिंग है, हंटिंग है, इट अगेन रिफर्स टू वॉर्स पॉलिटिकल लिहाज से कि वो सिर्फ दे आर नॉट पॉलिटिकल, they do not care about the life of the people, but only they care about their greed for power. And जो फॉलोअर्स है ये कि उनको हम पॉलिटिक लिहाज से देखा जाए तो जैसा कि हिटलर के जो फॉलोअर्स थे, नाजी के फॉलोअर्स, उसकी जो पार्टी है, सो उसको हम उस सेंस में हम ले सकते हैं, उस मीनिंग में हम ले सकते हैं। और कौन बहुत ही सिग्निफिकेंट है जो कि सिविलाइजेशन को, ऑर्डर को, लॉ को, फ्रीडम को, एक्सप्रेशन, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, पोर्ट्रे करती है। और अगेन पिगी भी राल्फ की तरह आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी का आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगेन एलिगोरिकल लिहाज से हम देखा जाए तो बीस्ट क्या है, बीस्ट रिप्रेजेंट करता है कम्युनिज़म को। पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो बाय द वे इविल को भी करता है। सो एलिगरी है, डिफरेंट मीनिंग आप ले सकते हैं। और पॉलिटिकल एलिगरी से की नज़र से लेंस के थ्रू आप देखेंगे तो बीस्ट कम्युनिज़म को रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग द कोल्ड वार। एंड अगेन यही कॉन्सेप्ट है, यही आइडिया है पॉलिटिकल एलिगरी के अंदर। अभी हम देखेंगे दूसरा जो मेजर टाइप ऑफ एलिगरी नॉवल के अंदर पाया जाता है, वो है रिलीजियस एलिगरी। सो नॉवल टेक्स द फॉर्म ऑफ रिलीजियस एलिगरी स्पेशली थ्रू द कैरेक्टर ऑफ साइमन, क्योंकि साइमन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ लाइफ, फिलोसफिकल पार्ट ऑफ लाइफ, सीकिंग ट्रूथ, और इस तरह का उसका जो कैरेक्टर होता है। हम सिंबॉलिक देखेंगे, सिंबॉलिक की कैरेक्टर्स क्या क्या सिंबलाइज करते हैं। साइमन सिंबलाइज करता है रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को, और ट्रूथ को वो सीख करता है। वेयर इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, बेल्ज़ेबुब refers to evil and represent false god। रिलीजियस एस्पेक्ट से देखा जाए तो इविल को, फॉल्स गॉड को, और जिससे भी रिलेटेड बुरी चीज़ें। एंड द आइलैंड का भी रिलीजियस आस्पेक्ट है, एलिगरी है, क्योंकि दिस आइलैंड इज़ ब्यूटीफुल एंड अबंडेंट ऑफ ऑल food, so it's a kind of paradise। and when Jake metaphorically serpent है, and he tempts to show other boys। and Simon क्या symbolize करता है, Simon symbolize the faith। सो इस तरह ये हो गया हमारे पास रिलीजियस एलिगरी। एंड अगेन जब आप दूसरे काइंड ऑफ एलिगरी देखें नोवेल के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा मॉरल एलिगरी की, मॉरलिज्म या वैल्यूज़ जो है, राल्फ रिप्रेजेंट करता है मॉरालिटी को, मॉरल वैल्यूज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जबकि जेक रिप्रेजेंट करता है लेक ऑफ रूल्स, रेगुलेशन या मॉरल वैल्यूज़। सो उस सेंस में भी आप ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल एलिगरी भी आप ले सकते हैं लॉर्ड ऑफ फ्लाइज को, बिकॉज इट्स अ सोशल सटायर, सोसाइटी के ऊपर सटायर किया गया है। ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि कोई भी सोसाइटी हो या कोई भी रेस हो, दे आर इनहेरेंटली इविल। और अगर सिचुएशंस या इन्वायरमेंट इस तरह का मिले तो इवन ब्रिटिश जो सिविलाइज होने का क्लेम करते हैं, दे टर्न आउट टू बी सेवेजेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।